हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। एसिड एंड बेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए हैं। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर CSIR नेट के। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। द रोल ऑफ BF3 एज एन इंडस्ट्रियल पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट इज टू जनरेट। BF3 एज ए इंडस्ट्रियल पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा है और हमें बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। BF3 एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह, ठीक है, ये हमें पता है। और इंडस्ट्रियल पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बात करी जाए तो मेनली यहाँ पे होती है एल्कीन की पॉलीमराइजेशन। समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कोई एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा जिसकी पॉलीमराइजेशन होगी, और लुईस एसिड की रिएक्शन जब एल्कीन के साथ कराई जाती है तो हमें पता है यहाँ पे मिलेगा आपको कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट्स हम करेंगे, कार्बोकेटाइन की जनरेशन में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं वो हम सब कुछ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस याद रख लो कि लुईस एसिड एल्कीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कार्बोकेटाइन ऐसा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। अब ये कैसे हो रही है ये भी आप सोच सकते हो। BF3 अगर इसको ट्रेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी मिल जाए तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है H पॉजिटिव BF3OH नेगेटिव की। अब एल्कीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा एंड कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो आप हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड दैट गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन इन HF इज। सो HF एज अ सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं। इसकी ऑटो आयनाइजेशन की रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है, रिवीजन के लिए करा रही हूँ ये। यहाँ पे सॉल्वेंट कैटाइन मिलेगा आपको H2F पॉजिटिव, सॉल्वेंट एनाइन मिलेगा HF2 नेगेटिव। जो मॉलिक्यूल एनाइन देंगे वो एक्ट करेंगे बेस की तरह, और जो मॉलिक्यूल कैटाइन देंगे वो एक्ट करेंगे एसिड की तरह। ये हमें पता ही है। HF थोड़ा सा ट्रिकी था। क्यों ट्रिकी था? क्योंकि यहाँ पे HF एज अ सॉल्वेंट के केस में H2SO4 HNO3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करते हैं, HF में ये एक्ट करते हैं एज अ बेस। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? बेस की तरह एक्ट करते हैं। HF2 नेगेटिव आयन देते हैं ये। और HClO4 जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ये शो करता है एम्फोटेरिक नेचर। ये क्या शो करता है? एम्फोटेरिक नेचर। ये मैं डिटेल में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ में हो जाए। और लुईस एसिड एक्ट करेंगे एसिड की तरह एज इन HF सॉल्यूशन। सो आपको देखने होंगे लुईस एसिड, और एक और एसिड होता है HOSO3, 3 नहीं होगा यहाँ पे, 2 होगा, SO2F। ये एक्ट करता है एसिड की तरह HF सॉल्यूशन में। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आएगा एक एंड यहाँ पे F। हाँ, यही मॉलिक्यूल है। ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह एक्ट करेगा HF सॉल्यूशन में। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ASF5 है। हमें पता है ये लुईस एसिड है तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर होगा। फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करके ये देगा ASF6 नेगेटिव, H2F यहाँ पे नेगेटिव आएगा एंड H2F पॉजिटिव। कैटाइन मिल रहा है, दैट मीन्स ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। लाइकवाइज PF5 भी लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी, आपको कैटाइन ही मिलेगा। और PF6 फ्लोराइड को एक्सेप्ट करेगा, ये भी कैटाइन मिलेगा, दैट मीन्स ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। तो ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। BF3 भी सेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, BF4 नेगेटिव आयन मिलेगा एंड H2F पॉजिटिव। मतलब ये सारे एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हो, BRF3 की रिएक्शन। जब
2HF एज अ सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे होगी, तब आपको BrF2 पॉजिटिव मिलेगा और HF2 नेगेटिव। एनाइन मिल रहा है, सॉल्वेंट एनाइन मिल रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस की तरह एक्ट करेगा मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड विच डिजॉल्व इन POCl3 टू गिव अ सॉल्यूशन विथ हाईएस्ट क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इज। ठीक है, तो हमें बताना है, ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जो POCl3 में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको POCl2 पॉजिटिव मिलेगा प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। इस आयन की कंसंट्रेशन को कौन सा मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा? तो कॉन्सेप्ट वही है लुईस एसिड वाला, SbCl5 एंड FeCl3। ये दोनों क्या है? क्लोराइड आयन एक्सेप्टर, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। क्लोराइड आयन को, ये आयन को एक्सेप्ट करेंगे। क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो KCl आयनिक मॉलिक्यूल है, तो ये K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव देगा इस सॉल्यूशन में, मतलब ये अब आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी सेकंड ही होगा। यहाँ पे इसका तो कोई क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्रोंस्टेड एसिडिटी फॉर बोरोन हाइड्राइड। तो ये हमने देखा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बोरोन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो बस आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ बोरोन देखने हैं। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ बोरोन। पी ब्लॉक केमिस्ट्री में हमने ये देखा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन SbF5 एंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ HF। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। SbF5 है, लुईस एसिड है, तो ये HF से, अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं HF के। ठीक है, सो HF से ये क्या करेगा? फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर होगा, तो SbF6 नेगेटिव मिल जाएगा आपको एंड H2F पॉजिटिव मिल जाएगा। इजी है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ClF3 विद SbF5। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, हमें बताना है कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ से SbF5 है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है? ClF3 के साथ हो रही है। हमें पता है ये भी लुईस एसिड है, तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, तो SbF6 मिलेगा आपको। सॉरी, यहाँ पे हाँ F6 मिलेगा एंड ClF2 पॉजिटिव मिलेगा। सो आयनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, आयनिक कंपाउंड मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ट्रेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय। एसिड स्ट्रेंथ ट्रेंड हमें फाइंड आउट करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और जिसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। दूसरा, आप जितना स्मॉल साइज होगा सेंट्रल एटम का, स्मॉल साइज होगा, उतनी ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। ये भी हमने देखे ही था कैटाइनिक स्पीसीज में एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो चार्ज, सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो इन दोनों की मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब Al3 पॉजिटिव, साइज़ का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। Al3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव है। इन दोनों में से Fe3 पॉजिटिव का साइज़ ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा है मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे कौन सा होगा? सेकेंड होगा। पहले 2 पॉजिटिव
देन इसका साइज़ बड़ा है, यहाँ पे हमने चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया और इन दोनों के केस में हमने साइज़ वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीसीज। सो ये तो केमिकल बॉन्डिंग में से आया हुआ है क्वेश्चन। हाइपरवैलेंट स्पीसीज क्या होती हैं? जिनकी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, उसको हाइपरवैलेंट स्पीसीज बोलते हैं। हाइपरवैलेंट स्पीसीज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, PF6 नेगेटिव है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉस्फोरस की सराउंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन A एंड B आपके पास दो रिएक्शंस दी हुई हैं, एक है आपके पास N। हमें यहाँ पे बताना है कि वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है दोनों रिएक्शन में, एज अ एसिड एक्ट कर रहा है या फिर एज अ बेस एक्ट कर रहा है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो Mg इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस की तरह एक्ट करेगा इस रिएक्शन में, ठीक है, बेस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो AgH2O वाटर एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर हम ये वाली रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्ट करेगा एसिड की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा? ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन एन एसिड इन A एंड अ बेस इन B, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3, BPH3 and BMe3 with respect to pyridine follows the order. लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, अगेन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब यहाँ पे देखो बोरोन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सारे ही लुईस एसिड की तरह एक्ट तो करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी किस में ज़्यादा है? जहाँ पे सराउंडिंग एटम्स मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो, वो बोरोन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब वो बोरोन से इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, मतलब वो एसिडिक, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लुईस एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा BCl3, BPH3, BMe3, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के ऊपर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर कंपाउंड्स। ये हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। अब देखो मॉलिक्यूल कौन कौन से दिए हुए हैं, PH3, SBH3, PF5, SBH5 और F5। जिनके पास लोन पेयर होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा और बेस की तरह एक्ट करेगा। जिनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम्स क्या करना चाहेंगे? सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे सेंट्रल एटम को, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। यहाँ पे देखो इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेंगे, और ये दोनों सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? एसिड की तरह एक्ट करेंगे, एसिड की तरह एक्ट करेंगे। अब यहाँ से बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, यहाँ से बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, सेंट्रल एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, सेंट्रल एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है? कम प्लेस पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होगी। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा करेक्ट। अब PF5 एंड SBF5 में हमें पता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट
लुईस एसिड है। वैसे भी ट्रेंड उल्टा हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के केस में, तो SbF5 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट होगा। आई थिंक ये नंबरिंग में थोड़ी सी गलती होगी हुई है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। SbF5 हमने देखा ही होगा आपने ये कि HOSO2F और इन दोनों के सॉल्यूशन को सुपर एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ, सुपर एसिड। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर प्ले डिफरेंट रोल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वही है कि ये रिएक्शन हमने ऊपर करी भी है, आई थिंक ये वाली एंड ये वाली हमने करी है। सो इन दोनों में देखते हैं वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है। रिएक्शन लिखो, 2H2O प्लस Ca, Ca2 पॉजिटिव मिल रहा है प्लस 2OH2 नेगेटिव प्लस H2। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो वाटर है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है उस स्पीसीज में क्या डिफरेंस आ रहा है, ऐसे आपको पता चल जाएगा। Ca से Ca2 पॉजिटिव में जा रहा है, 2 पॉजिटिव में मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देख सकते हो आप, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। तो वाटर फर्स्ट में ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्लोरीन, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये ऑप्शन मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। डायरेक्टली आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में, तो इसको टिक करो और आगे चलो। बट अभी हमें समझना है। सो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ये आ रही है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमें यहाँ पे ये देखो आप कि वाटर से ये जो उसके जिसके साथ रिएक्शन हो रही है उस स्पीसीज को क्या हो रहा है, यही हमने देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो ये वाला होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब ये होगा रिडक्टेंट। ये क्या होगा, रिडक्टेंट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड that will behave as an acid in H2SO4। H2SO4 खुद स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब हमें देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे इससे ज़्यादा एसिडिक होगा, वही देखना है हमने, ठीक है। CH3COOH ये तो वीक एसिड है, तो जब H2SO4 में ये बेस की तरह एक्ट करता है। रिएक्शंस हमने देखी ही हुई हैं। HNO3 भी बेस की तरह ही एक्ट करता है H2SO4 में, ये भी रिएक्शन मैंने आपको कराई हुई है। वाटर भी, अब यहाँ पे वाटर जो है बेस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, O4, इन दोनों में कंपटीशन होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा एंड ये करेगा एक्ट बेस की तरह, ठीक है। ये अपना आयन देगा H पॉजिटिव, ClO4 नेगेटिव यहाँ से आपको मिलेगा एंड H3SO4 पॉजिटिव मिलेगा। कैटाइन मिल रहा है, मतलब ये किस तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। एसिड की तरह एक्ट तो करता है बट ये वीक एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ईच आइटम फ्रॉम द लिस्ट 1। आपके पास लिस्ट 1 में कंपाउंड एंड सॉल्वेंट दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनका बिहेवियर दिया हुआ है, हमें मैच करने हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। जहाँ से आपको आता है ना, जो ईजी लगता है वहाँ से शुरू करो। SbF5 हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है HF में,
ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा HF में, तो D मैच होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सेकेंड, HClO4 इन H2SO4, ये अभी हमने देखा है, ये वीक एसिड की तरह एक्ट करता है। H2SO4 भी अब स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इन दोनों में कंपटीशन होगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, H2SO4 मीडियम में वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है कि SbF5 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा या वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो ये तो पता लग गया कि डी का या तो फर्स्ट आना चाहिए या सेकेंड आना चाहिए। डी का फर्स्ट और सेकेंड, सो सेकेंड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ये दोनों तो इनकरेक्ट आ गए, और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। डी का 1 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही एक्ट करेगा, और सी का आ गया 2, सी का 3 बेस की तरह तो एक्ट करेगा ही नहीं, ये सी का आ गया 2, तो मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक हम देखेंगे। बी ऑप्शन देख लेते हैं पहले, CH3COOH इन H2SO4, ये अब वीक एसिड है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड के मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में ये वीक एसिड की तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन के मीडियम में ये एक्ट करेगा बेस की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, ये वीक बेस की तरह एक्ट करता है। बी का होगा 4, ये भी ठीक है। ए देखो, CH3COOH इन पिरिडीन, अब पिरिडीन आपको पता है बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में भी तो वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है, मतलब ए का 3rd इन्होंने दिया हुआ है, वो कभी नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग बेस तो कभी हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे ये ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस दी हुई हैं आपको, कैरिड आउट इन अमोनिया, अमोनिया में रिएक्शन अब कैरिड आउट हो रही है, अमोनिया में रिएक्शन हो रही है, तो आपको पता है कि अगर कोई N2 नेगेटिव, ये आपके पास सॉल्वेंट एनाइन देगा कोई मॉलिक्यूल, तो वो बेस होगा, एंड सॉल्वेंट एनाइन जो देगा उसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है, यही देखना है। अब आपके पास ये रिएक्शंस दी हुई हैं, और हमें बताना है KNH2, ये बताना है, एंड ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं। अब देखो, KNH2, हमें पता है K इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो अमोनिया सॉल्यूशन में, अमोनिया सॉल्वेंट में सॉरी, ये K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में जाना चाहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव में जाना चाहेगा, NH2 नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये क्या हुआ, बेस हुआ, ये क्या हुआ, अब सोल्वो बेस हुआ। और अगर हम NH4 NO2 की NO3 की बात करें, तो अब यहाँ से हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NH3 सॉल्वेंट में पॉजिटिव कैटायन मिल रहा है, दैट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा ये, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। और हम क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट बेस या सॉल्वेंट एसिड बोलते हैं, तो सॉल्वो एसिड या फिर सॉल्वो बेस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आ गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। CSIR नेट की जब आंसर की आई थी तो उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ था, जो कि हो ही नहीं सकता है, तो इसमें भी मिस्टेक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अमंग द हेलाइट्स, ये हेलाइट्स ये हुए हैं, दोज विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट एसिड, दोज विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट एसिड, तो NCl3, ये तो आपको वाटर में यहाँ से मिलेगा एक NH3 प्लस HOCl, ये मिलता है। और अगर हम PCl3 की बात करें, सो वाटर में आपको यहाँ से मिलता है H3PO3 प्लस HCl, और ASCl3 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम H3ASO3 प्लस HCl मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये मिल रहे हैं आपको 2 टाइप के एसिड्स, बट यहाँ पे ये तो बेस है, मतलब आपके पास आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, B and C करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज,
सो यहाँ पे अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये वाला कॉन्सेप्ट ही आपको लगाना होगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन में है एंड फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे इन्होंने इसको पहले दे दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे पहले 2 पॉजिटिव वाली स्पीसीज आनी चाहिए थी ना, यहाँ पे 1 पॉजिटिव वाली है, मतलब फोर्थ तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब सेकंड आंसर ही करेक्ट है। इजीली क्वेश्चन हो गया। इन दोनों के केस में अब आप लगाओगे साइज का कॉन्सेप्ट, निकल का साइज छोटा होगा Mn से, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन गिवन बिलो, रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है इन रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले रिएक्शंस लिख लो। Cl2 रिएक्शन हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, यहाँ पे आपको मिल रहा है HOCl प्लस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सेकेंड रिएक्शन देखो, क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे अगेन आपको मिल रहा है NH2Cl प्लस NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के साथ देखते हैं, जहाँ पे साइमल्टेनियसली किसी स्पीसीज़ की ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, उसको बोलेंगे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है क्लोरीन की एंड रिडक्शन भी हो रही है साइमल्टेनियसली। तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सेकंड देखो, क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। लाइकवाइज सेम रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है एंड क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है दोनों। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन इनकरेक्ट कर सकते हो। सॉल्वेशन या सॉल्वोलिसिस क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रेशन में कोई स्पीसीज वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा वहाँ पे। हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में, और नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई होगी। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन हुआ होगा वाटर मॉलिक्यूल का। वैसे ही सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट का ब्रेकडाउन हुआ होगा। NH3 मतलब इसमें कैटायन और एनाइन की फॉर्मेशन हुई होगी। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन देखूं तो ये रिएक्शन कैसे हुई है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा Cl पॉजिटिव यहाँ से ले लेगा, एक H पॉजिटिव दे देगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, और ये H पॉजिटिव ले लेगा। फॉर्मेशन HOCl H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की हुई है, मतलब यहाँ पे वाटर आयंस में ब्रेक डाउन हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस हुई है, हाइड्रोलिसिस हुई है। लाइकवाइज यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस हुई है। अब हाइड्रोलिसिस तो कहीं पे दिया नहीं हुआ है, दैट मीन्स सॉल्वोलिसिस बोल सकते हो आप। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही सॉल्वोलिसिस भी हो रही है, डिसप्रोपोर्शनेशन भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच आइटम इन कॉलम ए विद कॉलम बी। सो हमें अगेन मैच द फॉलोइंग में जो आपको आता है ना वहाँ के शुरू करो। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन का पता है क्या होता है, हाँ Br3, ये सेल्फ आयनाइजेशन में BrF2 पॉजिटिव देगी, BrF नेगेटिव देगी, ठीक है। तो ये आई आपके पास सेल्फ आयनाइजेशन। तो फोर्थ C के साथ, फोर्थ C के साथ, तो हमारा आंसर तो ऐसे ही आ गया, पर फिर भी हम देखते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे देखो SbF5 है, लुइस एसिड है, ये लुइस एसिड है ये, तो हमें पता है कि ये क्या करेगा, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा।
फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, BrF3 कैटायन दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, कैटायन दे रहा है। मतलब ये स्पीसीज किसकी तरह एक्ट कर रही है, एसिड की तरह एक्ट कर रही है। ये एसिड की तरह एक्ट कर रही है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगी, बेस की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो आप देखो अब लुईस बेस बिहेवियर ऑफ BrF3, मतलब फर्स्ट बी के साथ है, करेक्ट हो गया। सेकेंड रिएक्शन का अगर आपको पता नहीं चल रहा है, थर्ड रिएक्शन देख लो, KF है, BrF3 है। अब हमें पता है K पॉजिटिव में जाना चाहेगा। K पॉजिटिव में कैसे जाएगा, जब ये अपना फ्लोराइड आयन दे देगा इसको, BrF4 नेगेटिव मिल रहा है, एनायन मिल रहा है, यहाँ पे एनायन मिल रहा है, तो ये वाली स्पीसीज क्या हुई, बेस हुई। ये बेस है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। मतलब लुईस एसिड बिहेवियर है Br3 का, तो थर्ड ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है एक के साथ, और सेकेंड ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन इन कॉलम 1 एंड रिएजेंट इन कॉलम 2। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे देखो, एक बार ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट सा लगेगा कि ये तो हमसे नहीं होने वाला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर आपको एक ऑप्शन भी आता है ना, बस हो गया। सुपर एसिड का आपको पता है, अगर कहीं पे CH बॉन्ड ब्रेक होगा, किसकी वजह से ब्रेक होगा, सुपर एसिड की वजह से ब्रेक होगा। ठीक है, सुपर एसिड की वजह से ब्रेक होगा, ये लग गया पता। मतलब बी का क्या आना चाहिए, बी का आना चाहिए थर्ड, बी का क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। ठीक है, सो बी का थर्ड तो एक ही ऑप्शन में है, मतलब ये करेक्ट हो गया। बी का सेकंड दिया हुआ है उन्होंने, बी का सेकंड दिया हुआ है और बी का फर्स्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो और भी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, मान लो आपको सुपर एसिड के बारे में भी नहीं पता है, तो यहाँ पे देखते हैं H3PO4, H3PO4 से यहाँ पे मिल रहा है H4PO4, यही मिल रहा है, एक H पॉजिटिव आयन आया हुआ है। ठीक है, H4 है, PO4 है, पॉजिटिव है। अब मतलब इसने क्या किया, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई एसिड होना चाहिए, H2SO4, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये देगा यहाँ पे अब HSO4 नेगेटिव आयन, मतलब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो डी का फर्स्ट होगा, डी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। डी का फर्स्ट भी आपको यहीं पे मिल रहा है, बी का 3 आ गया, डी का फर्स्ट आ गया, ऑप्शन सेकंड आपके पास करेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, Br2 with propanone form a charge transfer complex and I2 forms triiodide anion with I negative, that implies। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन विद प्रोपेनॉन फॉर्म अ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स एंड आयोडीन फॉर्म अ ट्राइआयोडाइड एनायन विद आई नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज दैट। तो आपको यहाँ पे बताना है आयोडीन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ब्रोमीन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है या बेस की तरह एक्ट कर रहा है। एक स्टेटमेंट में आपके पास दिया हुआ है आयोडीन आयोडाइड के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, I3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही होगी ये हम देखते हैं। आयोडीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके देखो, तो पी ऑर्बिटल के लिए ही सिर्फ हम ड्रॉ करके देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 2 1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, टोटल पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए, ये आ गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आ गया आपके पास होमो पाई स्टार एंड लूमो आ गया आपके पास सिग्मा स्टार। ठीक है, आई नेगेटिव के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सिग्मा स्टार एम्प्टी है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसकी होगी, सिग्मा स्टार की, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयोडाइड आयन की, तो इंटरेक्शन हो रही है सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इनकी इंटरेक्शन हो रही है आई नेगेटिव की, मतलब यहाँ ये जो I2 है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इससे आई नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। सो I2 यहाँ पे इस रिएक्शन में किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम Br2 वाली स्टेटमेंट ले लेते हैं, Br2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन के साथ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने यही देखना है कि Br2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके देखें, Br2 का भी सेम ही रहेगा। अब प्रोपेनॉन इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी इंटरैक्शन सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही होगी इंटरैक्शन, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये भी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, Br2 भी एसिड की तरह ही एक्ट करेगा। तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन गिवन बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ। सो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, ये हमने किया है। इसमें सॉल्वोलिसिस एज वेल एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आएगी, ठीक है। फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम मॉलिक्यूल एंड देयर प्रॉपर्टीज इन लिक्विड अमोनिया आर गिविंग द कॉलम A एंड B रिस्पेक्टिवली। मैच करना है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं लिक्विड अमोनिया में, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग है, जहाँ आपको समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है ऑप्शन उसी के साथ शुरू करो, ठीक है। हम शुरू करते हैं CH3। सबसे ईजी मेरे को यही लग रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्वेंट है आपके पास अमोनिया, ठीक है। ये बेसिक सॉल्वेंट है, बेसिक है, और हमें पता है बेसिक में वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये हमने रिएक्शंस करी थी जब मैं आपको नॉन एक्विस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा रही थी, तो ये हमने रिएक्शन करी थी कि ये दोनों HCl भी एंड CH3COOH दोनों ही एसिड की तरह एक्ट करते हैं जब NH3 एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि बेसिक सॉल्वेंट है तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मेशन होगी NH4 पॉजिटिव की, यहाँ पे भी NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी, केटाइन की फॉर्मेशन होगी। एंड इनकी कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अमोनिया इन दोनों रिएक्शन में लेवलिंग इफेक्ट दिखा रहा है, लेवलिंग इफेक्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। CH3COOH किसकी तरह एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। मैं कंप्लीट क्यों करा रही हूँ, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। ये हो गया एक। अगर हम यहाँ पे देखें तो C किसके साथ मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है सेकेंड के साथ। C सेकेंड के साथ सिर्फ यहाँ पे है, C सेकेंड के साथ क्या है, सिर्फ यहाँ पे है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन तो यही करेक्ट होगा। स्टिल हम देख लेते हैं, यहाँ पे यूरिया लिया हुआ है, यूरिया ये वाली रिएक्शन भी हमने करी है। यूरिया इन अमोनिया किसकी तरह एक्ट करता है, C डबल बॉन्ड O NH2 अमोनिया। यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद हमने देखा था कि C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव की अगर फॉर्मेशन होती है, NH2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है एंड यहाँ पे NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हो रही है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे H2N C डबल बॉन्ड O NH3 पॉजिटिव बना के देखें तो, ठीक है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हो रही है। मतलब आपको अब यहाँ पे देखो अमोनिया से क्या मिल रहा है, सॉल्वेंट केटाइन मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, केटाइन मिल रहा है। मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा और वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। सो यूरिया वीक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब डी फर्स्ट के साथ ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं Cl2 अमोनिया के साथ ये रिएक्शन हमने करी थी, NH2 ट्वाइस है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो Cl है, NH3 का एक मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से ये Cl पॉजिटिव को ले लेगा,
ठीक है, और एक अपना H पॉजिटिव दे देगा, एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव ले लेगा अब यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, अगर कंप्लीट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, NH2 नेगेटिव Cl पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो Cl2 0 से यहाँ पे जा रहा है +1 में, यहाँ पे जा रहा है -1 में, मतलब साइमल्टेनियसली Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो क्या रिएक्शन है ये आपके पास आ रही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। साथ में NH3 यहाँ पे डिसोशिएट भी हो रहा है, दैट मीन्स ये सॉल्वोलिसिस भी हो रही है। तो Cl2 किसके साथ मैच करेगा, फोर्थ के साथ मैच करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन अकेली नहीं है, सॉल्वोलिसिस भी यहाँ पे हो रही है, तो Cl2 मैच करेगा फोर्थ के साथ, ठीक है, मतलब फर्स्ट मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, ये भी ठीक है, डी फर्स्ट के साथ, ये भी ठीक है। अब बी के बारे में सारी रिएक्शंस तो आप याद नहीं कर सकते हो, बी के बारे में नहीं भी पता है तब भी आप आंसर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको एक या दो पार्ट भी आते हैं आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग, अब आपके पास ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, सॉल्यूट दिए हुए हैं, दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ BRF नेगेटिव इन BRF3, ठीक है। सो BRF3 अब आपके पास दिया हुआ है सॉल्वेंट BRF3। अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन में आपको कैटायन और एनायन मिलेगा, एक मिलेगा BRF2 पॉजिटिव, दूसरा मिलेगा BRF4 नेगेटिव, ये मिल गया। अब हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम रिएक्शंस कराएं, KF की मीडियम क्या दिया हुआ है, BRF3 के साथ अगर रिएक्शन करा के देखें यहाँ पे, तो देखो KF यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, जहाँ पे भी आपको एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल मिल जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब K पॉजिटिव में जाना चाहेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इसके दो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा K पॉजिटिव एंड BRF4 नेगेटिव। BRF4 नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब KF तो आएगा, अब KF सब में है, तीनों में है, ये ऑप्शन तो कैंसिल कर दो। नेक्स्ट देखते हैं अब SbF5 लुईस एसिड है, और लुईस एसिड क्या होते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं, ये फ्लोराइड को एक्सेप्ट करेगा। SbF6 नेगेटिव प्लस BRF2 पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब अब ये इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो जहाँ पे भी आपको SbF5 मिल रहा है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे SB5 है तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम SnF4 की बात करते हैं। अब ये भी क्या है, लुईस एसिड ही है, ये भी क्या करेगा, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब यहाँ से भी आपको BRF2 पॉजिटिव ही मिलेगा, दैट मीन्स ये भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर रहा है BRF4 नेगेटिव की, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा KF ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें देखना है कि एक्शन ऑफ H2O2 और टाइप ऑफ रिएक्शन देखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में, एंड रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ये पता चल गया आपको। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो एक पार्ट के साथ शुरू करो। FeCN6 यहाँ पे दिया हुआ है ये 3 नेगेटिव, FeCN6 यहाँ पे दिया हुआ है 4 नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो यहाँ पे +3 आ जाएगी, x - 6 = -3,
सो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। अब हमें ये नहीं पता है कि रिडक्शन एसिड में हो रही है या बेस में हो रही है, देखो इतना हमें यहाँ पे पता नहीं है, बट क्वेश्चन आपको यहीं पे छोड़ना नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो, अपना दिमाग लगा के देखो। मतलब ए मैच करेगा या तो थर्ड के साथ या फोर्थ के साथ, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि ए किसके साथ मैच कर रहा है। ए यहाँ पे मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, यहाँ पे भी ए मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, यहाँ पे ए 1 के साथ, मतलब इसको एलिमिनेट कर दो, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे ए है 2 के साथ, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन में आयरन आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, से आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब बी मैच करेगा या तो फर्स्ट के साथ या फिर सेकंड के साथ। सो यहाँ पे देखो बी मैच कर रहा, इस ऑप्शन में तो देखना ही नहीं है, इस ऑप्शन में देखो बी मैच कर रहा है। हमें क्या बताना था कि बी में हो रही है ऑक्सीडेशन, तो या तो फर्स्ट के साथ मैच करेगा या सेकंड के साथ मैच करेगा। तो बी यहाँ पे फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, ये हो सकता है। बी यहाँ थर्ड के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे तो रिडक्शन हो ही नहीं रही है, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, MnO4 नेगेटिव दिया हुआ है एंड यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, अब ये +7 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पे तो हम देखो, अब इस रिएक्शन में हम पता नहीं लगा सकते कि एसिड में हो रही है ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, एसिड में हो रही है या बेस में हो रही है। बट इस रिएक्शन में आप थोड़ा सा अगर रिएक्शन को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे। आपने जूनियर क्लासेस में देखा ही होगा, ये यहाँ पे वाटर हम यूज़ करते हैं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स यूज़ करने होंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है। और यहाँ पे फिर H पॉजिटिव बैलेंस करने होंगे हाइड्रोजन। सो यहाँ पे H पॉजिटिव, कितने H पॉजिटिव लगेंगे, 8 लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की तो अभी ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो C रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, C3 के साथ मैच करेगा, C3 के साथ मैच करा, मतलब हमारा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दोज दैट आर फिजिबल इन लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया में कौन सी रिएक्शंस फिजिबल होती हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें देखनी होंगी, ठीक है। कुछ बातें क्या देखनी है कि अमोनियम के सॉल्ट, आयोडाइड के सॉल्ट और नाइट्राइट के सॉल्ट, इनके सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, इन तीनों के सॉल्ट सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन अमोनिया। और अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करी जाए तो आयनिक कंपाउंड्स लेस सॉल्यूबल होते हैं अमोनिया में देन वाटर। बस इतनी सी बात याद रख लो, इससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे देख लो। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये किसका सॉल्ट है, नाइट्रेट का सॉल्ट है। हमने बताया कि नाइट्रेट का सॉल्ट सॉल्यूबल होता है अमोनिया में, और ये आपके पास AgCl है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे देख सकते हो आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एंड यहाँ पे इसका सॉल्ट जो है ये सॉल्यूबल होगा अमोनिया में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अमोनियम का सॉल्ट आपके पास दिया हुआ है, अमोनियम का सॉल्ट है। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, और ये भी अब सॉल्यूबल होगा इसमें अमोनिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे FeCO5 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो किससे लेगा, मतलब अमोनिया ही हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ये कैसे होगी, FeCO5 अगर कंप्लीट रिएक्शन देखें तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे सॉल्वेंट अमोनिया लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी Na2FeCO4 प्लस CO की, ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब Na
दे रहा है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये अमोनिया सॉल्वेंट में ये Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स देंगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ही यूज़ हो रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स अब यहाँ पे भी अमोनिया यूज़ ही हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल होगी, ठीक है। सो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अमंग, ये आपके पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं, विच बिहेव एज अ बेस इन HF। HF में बेस की तरह कौन एक्ट करेगा, ठीक है। HF में अगेन ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन, देखो ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है इससे, और अब तो आपको इजीली कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एसिड की तरह एक्ट करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल बेस की तरह एक्ट करते हैं, ये अब आपके टिप्स में होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल ये वाला कैटायन देंगे वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, जो एनायन देगा HF मीडियम में वो बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। HF में हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आया, आपके पास नाइट्रिक एसिड आया, ये भी HF में बेस की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। एक्वस सॉल्यूशन में जो स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं वही बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं इन HF, तो जो वीक एसिड होंगे वो भी बेस की तरह ही एक्ट करेंगे। मतलब वीक एसिड जैसे CH3COOH हुआ, ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है। HF मीडियम में रिएक्शन करा के बता देती हूँ मैं अब। HF मीडियम में यहाँ से आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, H आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा एंड OH आएगा, प्लस इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास HF2 नेगेटिव। ये इसकी तरह एक्ट कर रहा है एसिड की तरह, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। आपको एनाइन मिल रहा है, बेस आ गया, सो ये तो बेस की तरह एक्ट करेगा। वाटर भी अब हमें पता है बेस की तरह ही एक्ट करेगा। और LiF की बात करें तो HF में मीडियम में, अब जहाँ पे भी आपको एल्कली मेटल देखने को मिल रहा है, हमें पता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, Li पॉजिटिव में जाना चाहेंगे जल्दी से, Li पॉजिटिव में जाएगा यहाँ पे, और दूसरा वाला जो एनाइन मिलेगा वो HF2, ये अपना फ्लोराइड आयन देके ही Li पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव मिल रहा है, तो मतलब एनाइन मिल रहा है, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। सो ये तीनों बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब एसिड की तरह कौन एक्ट करता है HF में, लुईस एसिड्स, एंड एक आपके पास डबल बॉन्ड O OH है, F है, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एसिड की तरह एक्ट करते हैं इन HF। बस ये बात आपको याद रखनी है, बार बार मैं करा रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ में हो जाए। ऑप्शन आपका D करेक्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इक्विलिब्रियम फ्रॉम फॉलोइंग दैट आर नॉट फेवर्ड टू गो राइट। अब हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में कहाँ पे नहीं जाना चाहेगा, नॉट नहीं भूलना है, ठीक है, जल्दी जल्दी में हम ये भूल जाते हैं। अब देखो, ये सबसे पहले तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। रिएक्शंस कोई भी याद नहीं रखता है, आपके CSIR नेट में सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर राइट डायरेक्शन में स्टेबल मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, मतलब राइट डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम फेवरेबल है। इतना अगर आपको पता चल गया, मतलब यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल स्टेबल है या राइट साइड वाले मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, हार्ड इंटरेक्शन एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे। तो बस यही देखते हैं, ये वाले ऑप्शन के साथ शुरू करो, जो भी आपको इजी लगता है वहीं से शुरू कर दो, ठीक है। BE मेरे को पता है एल्किलाइन अर्थ मेटल है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, हार्ड एसिड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे Fe फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एलिमेंट है, मतलब ये भी हार्ड बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन है, हार्ड इंटरेक्शन है। यहाँ पे देखो, ये हायर ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, तो ये सॉफ्ट होगा, आयोडीन भी सॉफ्ट होगा। यहाँ पे हार्ड इंटरेक्शन है, सॉफ्ट इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे देखो, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। अब कोई भी, ये ज़्यादा स्टेबल है,
स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ तो नहीं जाना चाहेगा, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम फेवरेबल नहीं होगा राइट डायरेक्शन में। अगर इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में फेवरेबल नहीं है, मतलब अपना डी ऑप्शन तो यहाँ पे आना चाहिए। डी ऑप्शन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे डी ऑप्शन मिल रहा है, आंसर आपको मिल गया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मतलब सारे आप इसके सारे मॉलिक्यूल्स देखना, ताकि आपको पता लगे कि हार्ड आयंस कौन से होते हैं, सॉफ्ट आयंस हार्ड बेस कौन से होते हैं, सॉफ्ट बेस कौन से होते हैं। प्रैक्टिस करोगे तब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैडमियम है, कैडमियम हाई ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा। एंड यहाँ पे देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हार्ड होगा, तो यह हुआ सॉफ्ट हार्ड। कैल्शियम है, ये हार्ड होगा। सल्फर है, ये सॉफ्ट होगा। यहाँ पे ये हार्ड सॉफ्ट से, अब ये यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये भी ये हार्ड है, ये हार्ड है। हार्ड सॉफ्ट से सॉफ्ट इंटरेक्शन मिल रही है, हार्ड इंटरेक्शन मिल रही है, मतलब स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है एंड यहाँ पे मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाना चाहेगा, राइट डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी सी है उसको कैंसिल आउट कर दो। वैसे ही आप इन दोनों रिएक्शंस को भी प्रैक्टिस करके देखना, ईजिली हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव इज। सो हमें इसकी हाइएस्ट वैल्यू देखनी है, या फिर आप बोल सकते हो हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी है। जो ज़्यादा डिसोशिएट होगा यहाँ पे जितनी जल्दी ये आयंस में कन्वर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको एक्स नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे देखें कैटायन मिल रहा है आपको, सॉल्वेंट का कैटायन मिल रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपके पास कॉन्जुगेट बेस दिए हुए हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देख लो, HOCl है, HF है, HCl है, HNO3 है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होता है, HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। हमने जितने भी क्वेश्चंस थे एसिड एंड बेस को लेके वो सॉल्व कर लिए हैं। मैक्सिमम जो 3 वीडियोस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।